नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। अब 3 मई तक जारी रहेगी पाबंदियां। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का। रेमडेसिविर की कमी को लेकर मंत्री नहीं दे पाए सवालों का जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागना पड़ा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिस्टम फेल हो चुका है, अब जन की बात करिए प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी ने किया जोरदार हमला। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी ऑक्सीजन पहुंचाने में नाकाम रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में और एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक रहेगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए राजधानी दिल्ली में जारी लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन की अवधि अब अगले सोमवार यानी 3 मई की सुबह तक रहेगी। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 36% तक पहुंच गई है। यही वजह है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने एक पोर्टल शुरू किया है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अस्पतालों द्वारा हर 2 घंटे में अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य की टीमें एक साथ काम कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, मेडिकल व्यवस्थाओं की और खाने पीने की सेवाएं भी जारी रहेंगी। इस दौरान शादियां भी होंगी, वो भी 50 लोगों की अनुमति के साथ। इन सभी लोगों के लिए अलग से पास दिए जाएंगे। आपको बता दें कि शनिवार को रिकॉर्ड 357 कोरोना संक्रमित लोगों ने दम तोड़ा। इसी दौरान 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 32.27% है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अभी 93,080 एक्टिव केस हैं। 5 दिन में 1 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में बीते 5 दिन में जहां कोरोना के 1 लाख मामले सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर इस दौरान संक्रमण को मात देने वालों की संख्या भी लाख के पार पहुंच गई है। इस बीच संक्रमण को रोकने और संक्रमितों के इलाज के लिए सरकार ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से रोजाना लगभग 55,000 से अधिक लोगों की कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। इससे लोगों में कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश रेमडेसिविर की कमी को लेकर मंत्री नहीं दे पाए सवालों के जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे। जी हां दोस्तों, इंदौर में कोरोना महामारी के कारण शहर के सरकारी व निजी हॉस्पिटल में मरीजों की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। रोजाना हॉस्पिटलों में लापरवाही के चलते छोटे बड़े विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन व सरकार के नुमाइंदे कोई अच्छी पहल नहीं कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री व इंदौर के कोरोना महामारी आपदा के प्रभारी तुलसी सिलावट, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और सांसद शंकर लालवानी सहित कई बीजेपी के पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब हुए। यहाँ उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब गोलमाल तरीके से देते हुए नजर आए। शहर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो या फिर आवश्यक दवाइयों की कमी, सभी सवालों पर उनका जवाब था कि केवल सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन धरातल पर हालात कुछ और ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदिवे इंदौर में रेमडेसिविर की कमी को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे। शमशान घाटों में रोजाना देह संस्कार के लिए पहुंच रहे शव शायद शासन प्रशासन के आंकड़ों से बाहर है। इन शवों को आंकड़ों में नहीं गिना जा रहा। नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे का कहना है कि शहर में हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ाकर 105 कर दी गई है। आने वाले दिनों में अन्य शासकीय हॉस्पिटलों को भी कोविड-19 बनाया जाएगा और यहां पर इलाज शुरू किया जाएगा। कुछ हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए हॉस्पिटल परिसर में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति की जा सकेगी। हॉस्पिटलों में बेड की कमी को लेकर उनका कहना था कि होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है ताकि बेड की कमी दूर की जा सके। जिन मरीजों को हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता है उन्हें ही रखा जाएगा। मीडिया द्वारा मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण मौतों के आंकड़ों को लेकर नगर अध्यक्ष का कहना था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे बेड ना मिला हो, लेकिन धरातल में कुछ और ही नजारा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के मैसेज वायरल हो रहे हैं कि उन्हें बेड की आवश्यकता है और कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही बेड की तलाश में जुटे हुए हैं। रेमडेसिविर में उन्होंने कहा पूरे देश में इस दवाई की कमी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिस्टम फेल हो गया है, अब जन की बात करिए। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला।
जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग संक्रमण के चलते बेहाल और लाचार नजर आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल भी विपक्षियों पर हमले का मौका तलाश रहे हैं, साथ ही लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेसियों से अपील की है कि सभी राजनीतिक काम छोड़कर लोगों की मदद करें। राहुल ने ट्वीट कर यह अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। राहुल गांधी अक्सर ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते रोजाना हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में एक बार फिर नए मामलों के आंकड़े 3 लाख के पार हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,767 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 2,17,113 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दिल्ली के मामले हैं। इसके बीच देश में ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत के भी मामले कम नहीं हुए हैं। साथ ही कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी वैक्सीन न होने के कारण टीकाकरण रोक दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार। बोले बीजेपी सांसद, न मिली जीवनदायिनी तो अपनी सरकार के खिलाफ बैठूंगा धरने पर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के भाजपा सांसद कौशल किशोर ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली तो वे अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। सांसद कौशल किशोर ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की अपील की। कौशल किशोर ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, भारी संख्या में कोरोना से पीड़ित लोग घरों में आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट पर ऐसे लोगों को ऑक्सीजन मिलने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। किशोर ने वीडियो जारी कर कहा, लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी तो अस्पतालों पर दबाव कम होगा और उनकी जान बच जाएगी, लेकिन सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोगों को ऑक्सीजन दिलाएं। सांसद ने कहा, दिन भर में हमारे पास इतने फोन आते हैं, प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी हम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। इससे पहले भी ऑक्सीजन को लेकर कौशल किशोर को लेकर सरकार व प्रशासन से कई मिन्नतें कर चुके हैं। शनिवार देर रात किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद का कोरोना से निधन हो गया। वह करीब 1 सप्ताह से केजीएमयू के कोविड अस्पताल में भर्ती थे। सांसद कौशल किशोर ने बताया कि उनके बड़े भाई महावीर प्रसाद दुबग्गा के बिगरिया में उनके पड़ोस में ही रहते थे। करीब 1 सप्ताह पहले कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें केजीएमयू के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2-3 दिन से उनकी हालत और बिगड़ गई। शनिवार देर रात उनका निधन हो गया। उनके परिवार में बेटे राकेश व अरविंद और 4 बेटियां हैं। महावीर प्रसाद के निधन की खबर पाकर देर रात कौशल किशोर के तमाम समर्थक व रिश्तेदार शोक जताने उनके आवास और कोविड अस्पताल पहुंच गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिस्टम को फेल बता राहुल गांधी ने की कांग्रेसियों से अपील, राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की सहायता करने की अपील की है। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश का सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देशवासियों का दुख दूर करना चाहिए। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। इससे पहले राहुल गांधी ने 18 अप्रैल को बंगाल चुनाव में प्रस्तावित अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी ने ऐसे समय में यह फैसला लिया था जबकि बंगाल में 3 चरण के चुनाव बाकी थे। राहुल गांधी ने पहले अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए कहा, कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें।
देश में कोरोना की स्थिति। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देश में अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लतें होने लगी हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक शनिवार रात 12 बजे तक कोरोना के 3,49,313 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,69,51,621 पर पहुंच गए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 26 लाख से अधिक हो गई है। देश में लगातार 3-4 दिनों से कोरोना के एक दिन में 3 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुरे फंसे बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती, कोरोना गाइडलाइंस फेल, आयोजकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में किया। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी प्रत्याशी स्वाधीन सरकार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मिथुन दा को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने चुनावी सभा पर बीजेपी पर चुनाव आयोग की कोरोना गाइडलाइंस को उल्लंघन का आरोप भी लगा दिया है। दरअसल राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, इससे मालदा भी पीछे नहीं है। इसी बीच बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी उम्मीदवार स्वाधीन सरकार के समर्थन में जनसभा करने शनिवार की दोपहर मालदा के वैष्णव नगर पहुंचे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दोपहर को कोलकाता से हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी। तृणमूल के प्रवक्ता शुभमॉय बसु ने कहा कि बीजेपी को आम लोगों की जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं है। वहीं वैष्णव नगर के बीजेपी उम्मीदवार स्वाधीन सरकार का कहना है कि हमने कोई गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया है। फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को देखने काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी। बीजेपी कैंडिडेट ने कहा, पुलिस और प्रशासन को सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने कोरोना काल में 500 लोगों को रैलियों में आने की अनुमति दी है, जबकि मिथुन चक्रवर्ती की चुनावी सभा में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। जिला निर्वाचन विभाग ने भी मिथुन चक्रवर्ती की जनसभा में उमड़ी भीड़ पर नाराजगी जताई है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रशासन को वैष्णव नगर की चुनावी रैली के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन पर आयोजकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर मालदा जिले में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष गोविंद चंद्र मंडल ने कहा है कि हमने 400 कार्यकर्ताओं को चुनावी रैली में उपस्थित होने की व्यवस्था की थी। लोग मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी नेता की तुलना में अधिक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में देखते हैं। हमारे लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। यह पुलिस और प्रशासन का काम है। हमने कोरोना नियमों को नहीं तोड़ा है। मिथुन दा को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का समर्थन कर बोले सत्यपाल मलिक, गलत राह पर है पीएम मोदी। अमित शाह। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मलिक पहले भी कई बार किसान आंदोलन पर खुलकर अपना समर्थन जताते रहे हैं। हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को लिखे लेटर में सत्यपाल मलिक ने बताया है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताने की कोशिश की है कि वे गलत राह पर हैं और किसानों पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसान आंदोलन पर बीजेपी जेजेपी की हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके सांगवान ने इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक को सबसे पहले लेटर लिखा था। इसके बाद लेटर का जवाब देते हुए मलिक ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से कहा है कि दिल्ली से किसानों को खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। राज्यपाल मलिक ने लेटर में कहा, किसान आंदोलन के मुद्दे पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से मुलाकात की और सुझाव दिया कि किसानों के साथ न्याय करते हुए उनकी जेनुइन मांगों को मान लेना चाहिए। मैंने बैठक में यह भी साफ कर दिया कि किसानों की आवाज दबेगी नहीं। केंद्र को उनकी मांगों को मानना चाहिए। यह भविष्य में भी जारी रहेगा। मुझसे जो भी संभव हो सकेगा वह करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मलिक ने लेटर में आगे लिखा, मैं आपको और आपकी खाप को आश्वासन देता हूं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मई के पहले हफ्ते में दिल्ली आ रहा हूं और किसान नेताओं के साथ बैठक करके उनके हक में हल निकालने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मुझे आपका लेटर मिला था जिसमें आपने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के बारे में लिखा है। देश के किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से यह लड़ाई लड़ी है और 300 लोगों की जान भी गंवाई है। यह चिंता की बात है कि केंद्र सरकार ने एक बार भी इस बारे में खेद व्यक्त नहीं किया है। वहीं पिछले महीने किसान आंदोलन पर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो मैं गवर्नर पर तुरंत छोड़ दूंगा। राज्यपाल के पद से हटने के बाद मैं अपनी बात खुलकर रखूंगा। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि सरकार को किसानों से तुरंत बात करना चाहिए। इससे सरकार को भी फायदा होगा और पार्टी को भी लाभ होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि किसान आंदोलन जितना भी लंबा चलेगा देश का उतना ही नुकसान होगा। साथ ही कड़े शब्दों में नेताओं को घेरते को उन्होंने कहा कि यहाँ एक कुतिया मर जाती है तो नेताओं का शोक संदेश आ जाता है, लेकिन आंदोलन करते करते हमारे 250 से ज्यादा किसान मर गए लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। यह सरासर हृदय
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना से हालात गंभीर, सीएम केजरीवाल ने लोगों की जान बचाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर सभी से अपील की है कि अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो दिल्ली को उपलब्ध कराएं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के गंभीर मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि कृपया इसे अति गंभीर समझे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की काफी मदद कर रही है, लेकिन कोरोना की गंभीरता ऐसी है कि सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के गंभीर मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही दैनिक आपूर्ति हमारी आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम है। मुख्यमंत्री ने पत्र में आगे लिखा है कि केंद्र सरकार भी इस संबंध में दिल्ली सरकार की काफी मदद कर रही है। हालांकि कोरोना के प्रसार की तीव्रता इतनी गंभीर है कि अपर्याप्त साबित हो रही है, इसलिए यदि आप हमें अपने राज्य या अपने राज्य के किसी भी संगठन से टैंकरों के साथ साथ ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि कृपया इस पत्र को अति गंभीर समझे, मैं आपके सहयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा। 2 दिन पहले भी केजरीवाल ने कहा था कि संकट के इस समय में सभी राज्यों को एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आना चाहिए। मौजूदा लहर को सामूहिक संकट बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था, अगर हम खुद को हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में विभाजित करने का फैसला करते हैं तो भारत नहीं बचेगा। हमें एक भारतीय और मनुष्य के रूप में एक साथ आने और एकजुट होने की आवश्यकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर बरसी सीएम ममता, चुनाव बाद जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। इतनी ही नहीं, ममता ने यहां भी ऐलान किया है कि वह चुनाव बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए गुहार लगाएंगी। एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आयोग के अधिकारियों की कई व्हाट्सएप चैट दिखाई और कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। ममता ने कहा कि बीजेपी के कहने पर ही बंगाल में 8 चरणों पर चुनाव करवाए गए और इसी वजह से बंगाल समेत पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ा है। बंगाल में 3 चरण में क्यों नहीं कराए गए चुनाव? उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग और बीजेपी के पास इनपुट था कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है तो बंगाल में चुनाव क्यों 3 चरणों में नहीं करवाए गए? सैकड़ों लोग बाहर से लाए गए, 2 लाख सेंट्रल फोर्स को बगैर कोविड टेस्ट करवाए यहां से वहां मूव करवाया जा रहा है। ममता ने सुदीप जैन समेत कई चुनाव आयोग के अधिकारियों की व्हाट्सएप चैट पढ़कर सुनाया, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी टीएमसी के लोगों को कोड वर्ड में ट्रैवल मोंगर्स कह रहे हैं और प्लान के मुताबिक इन्हें डिटेंशन में लेने की बात कह रहे हैं। ममता के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बीजेपी के कहने पर काम किया है और इससे पहले के चुनाव में भी बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता के मुताबिक यह व्हाट्सएप चैट उन्हें किसी मीडिया से मिली है। ममता के मुताबिक पहले ही 7 से 10 सीट चुनाव आयोग रिंगिंग करके बीजेपी को जितवाएगी, लेकिन फिर भी 70 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस सीपीएम को 20 से 25 सीट मिलेगी। ममता ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर कूच बिहार में गोली चलाई गई, उनके पास पूरे सबूत आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं इस चुनाव के बाद निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। हमें यह मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष रखना चाहिए। चुनाव वही कर रहा है जो बीजेपी कर रही है। रिटायर्ड अफसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। केंद्र हमें ऑक्सीजन और दवाएं मुहैया नहीं करा रहा है। ममता ने कहा कि आप सबने देखा कि कैसे दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव 21 लोगों की जान चली गई। ये लोग आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं। देश में अब कोरोना से हालात नियंत्रण के बाहर हो गए हैं। ये देश के लोगों से आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। न ऑक्सीजन है, न दवाएं हैं, न वैक्सीन, और ये लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पीएम, आत्मनिर्भर बीजेपी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इलेक्शन कमीशन सख्त, नई गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी को देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोकतंत्र के इस त्योहार को फीका किया है। कई तरह की पाबंदियों के बीच अब निर्वाचन आयोग की तरफ से शनिवार को तमाम पदाधिकारियों संग एक समीक्षा बैठक की गई है। राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों पर तो चर्चा हुई ही, इसके अलावा सख्त निर्देश भी जारी किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ
राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चुनावी प्रचार के दौरान हर गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग की तरफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं क्योंकि राज्य में अब कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है, ऐसे में मतदान अधिकारी की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त। जानकारी के मुताबिक अब मतदान अधिकारी और पूरी पोलिंग पार्टी को फेस मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट से लैस रखा जाएगा। पर्याप्त मात्रा में इन सभी चीजों को राज्य में पहुंचाया गया है और मतदान अधिकारियों से इसके इस्तेमाल की अपील की गई है। मालूम हो कि इससे पहले भी निर्वाचन आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। रोड शो पर रोक लगाने से लेकर रैली में 500 लोगों की अनुमति तक कई सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। इन गाइडलाइंस का अब असर भी देखने लगा है और कई नेता वर्चुअली रैली पर जोर दे रहे हैं। वर्चुअल रैली का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम ममता बनर्जी तक सभी अब वर्चुअल अंदाज में बंगाल की जनता को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दोनों बीजेपी और टीएमसी की तरफ से कई रैलियों को कैंसिल भी किया गया है। ऐसे में शुरुआती चरणों के दौरान रैलियों में जो लोगों का हुजूम देखने को मिलता था, अब वैसी तस्वीरें कम देखने को मिल रही है और लोग भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते दिख रहे हैं। इस सब के ऊपर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नई सख्ती को और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।